ए स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का वापस स्वागत है। हम श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे, हम श्वसन के बारे में पढ़ रहे थे, श्वसन अंगों के बारे में हमने पढ़ा था, हमने फेफड़ों के बारे में पढ़ा था, हमने कुपिकाओं के बारे में पढ़ा था। आज अपन श्वसन से संबंधित कुछ आयतन है, उन आयतनों के बारे में पढ़ेंगे और फुफ्फुसीय क्षमताएं, उन आयतनों को मिलाकर के फुफ्फुसीय क्षमताओं के बारे में अपन सीखेंगे। ठीक है, यहाँ से आपको बहुत सारे एग्जाम के अंदर कंपटीशन के एग्जाम देख लो आप, या अदर कोई जैसे मेडिकल फील्ड का एग्जाम देख लो, नीट का वगैरह का, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस है वो बन सकते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को ध्यान से सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले ध्यान से पढ़ना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं, कल कुछ पढ़ रहे थे उसके अंदर एक मिस्टेक ये थी कि अपन नी श्वसन और अंत श्वसन की क्रिया पढ़ रहे थे, उसके अंदर अपने पॉइंट लिखा है कि IICM के संकुचन या शिथिलन से श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। वहाँ पर श्वसन की क्रिया विधि के अंदर अपने लिखा है ऐसा, वो वहाँ पर आप थोड़ा मैनेज कर लीजिए, आप वहाँ पर हैंडल कर लीजिए, क्योंकि हमने कहा है कि EICM सामान्य श्वसन के अंदर काम आती है, अंतरापश्रुक पेशियाँ काम नहीं आती है, बाह्य अंतरापश्रुक पेशियाँ हैं वो काम आती है। ये सामान्य श्वसन की अपन बात कर रहे हैं, तो सामान्य श्वसन के अंदर आप वहां पर है वो IICM है, उसको काट करके उसकी जगह EICM लिख देना। ओके, आपको भावुक होने की जरूरत नहीं है, छोटी छोटी गलतियां हो जाती है, आप घनश्याम टाइप के लोग थोड़े बहुत भावुक हो जाते हैं, आपको भावुक होने की कतई जरूरत नहीं है। यू नो अबाउट कतई, कतई के बारे में जानते हो आप, तो आपको भावुक होने की कतई जरूरत नहीं है, आप वहां पर है वो थोड़ा ठीक कर दीजिए। ठीक है, मास्टर से गलती हो जाती है। ठीक है, अपन फुफ्फुसीय क्षमताओं को या फुफ्फुसीय आयतन को पढ़ने से पहले एक छोटा सा टॉपिक अपन पढ़ लेते हैं, वायु प्रवाह मार्ग के बारे में अपन थोड़ी बात कर लेते हैं। वायु प्रवाह मार्ग यानी कि फेफड़ों के अंदर वायु प्रवेश कैसे करती है, कौन कौन से रास्ते से होकर के वायु फेफड़ों तक पहुंचती है, उसके बारे में अपन थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले नासा छिद्र, वायु कहां प्रवेश करती है, भौतिक पर्यावरण से नासा छिद्र के अंदर प्रवेश करती है। नासा छिद्र से ये नासा गुहा में जाती है, कहां जाती है, नासा गुहा में। नासा गुहा से नासा ग्रसनी में जाती है, कहां जाती है, नासा ग्रसनी में प्रवेश करती है। नासा ग्रसनी से कहां प्रवेश करती है, ये कंठ के अंदर प्रवेश करती है, किसमें, कंठ में, या कंठ ग्रसनी के अंदर प्रवेश करती है, एक ही बात है। और कंठ से ये श्वास नली के अंदर प्रवेश करती है। श्वास नली, और श्वास नली से कहां में प्रवेश करती है, श्वास नली से ये प्राथमिक और द्वितीयक श्वसनी के अंदर प्रवेश करती है। अपन लिख सकते हैं श्वसनी, श्वसनी से ये श्वसनिकाओं में प्रवेश करती है, किसमें, श्वसनिका। श्वसनिका से ये किसमें प्रवेश करती है, कुपिका के अंदर प्रवेश करती है। तो किसी भी वायु का या ऑक्सीजन का अंतिम स्थल कहाँ है, फेफड़ों के अंदर क्या है, कुपिका है, क्या है, कुपिका है। ठीक है, इसको एक बार आप ड्रॉ कर दीजिए, एक बार आप इसको ड्रॉ कर दीजिए, फिर अपन स्टार्ट करते हैं श्वसन संबंधित आयतन। ड्रॉ कर दीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, अब आप हेडिंग बना सकते हो, श्वसन संबंधित आयतन। चार आयतन है प्रमुख रूप से श्वसन से संबंधित, उन चारों आयतनों के बारे में अपन बात करेंगे। सबसे पहले जिस आयतन के बारे में अपन पढ़ रहेंगे वो है ज्वारीय आयतन। क्या है, ज्वारीय आयतन। ज्वारीय आयतन, इसको कहा जाता है टाइडल वॉल्यूम।
या शॉर्ट में अपन इसको कह सकते हैं टीवी। क्या कह सकते हैं? टीवी। टाइडल वॉल्यूम या ज्वारीय आयतन क्या होता है उसके बारे में अपन बात करते हैं। अपन श्वसन की क्रिया लगातार करते रहते हैं, बिना रुके लगातार प्रति मिनट अपन 12 से 20 के बीच में श्वसन की क्रियाएं अपन करते रहते हैं। तो सामान्य संवातन के अंदर फेफड़ों के अंदर प्रवेश करने वाली वायु का आयतन अथवा सामान्य संवातन में फेफड़ों से बाहर निकलने वाली वायु का आयतन क्या कहलाता है? ज्वारीय आयतन कहलाता है। अपन सामान्य संवातन की बात कर रहे हैं, न कि बलपूर्वक बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि सामान्य संवातन के अंदर फेफड़ों में प्रवेश करने वाली वायु का आयतन अथवा फेफड़ों से बाहर निकाली जा सकने वाली वायु का आयतन, फेफड़ों से बाहर निकलने वाली वायु का आयतन क्या कहलाता है? ज्वारीय आयतन कहलाता है। अपन लिखेंगे कि सामान्य संवातन में फेफड़ों में प्रवेश करने वाली वायु का प्रवेश करने वाली अथवा फेफड़ों से बाहर निकलने वाली वायु का आयतन टीवी कहलाता है। क्या कहलाता है? टीवी कहलाता है। इसका मान अपन देखने जाएं तो सामान्य रूप से टीवी का मान होता है वो अपन प्रति श्वास अंदर ले रहे हैं और प्रति श्वास बाहर छोड़ रहे हैं। टोटल टीवी होता है वो 500 मिलीलीटर होता है। कितना होता है? प्रति श्वास की बात कर रहे हैं अपन, यहां पर प्रति श्वास की बात कर रहे हैं। प्रति श्वास यहां अपन बात करें प्रति मिनट बात करें तो 500 को गुना कर दो। आप कितनी बार श्वास लेते हो? 1 मिनट के अंदर 12 से 18 बार, तो लगभग आपको 6000 से 8000 मिलीलीटर पर मिनट, मिनट की बात करें तो 6000 से 8000 प्रति मिलीलीटर प्रति मिनट है वो श्वसन की क्रिया अपन कर सकते हैं। ठीक है, इस मान को आप याद रखना। दूसरा, ज्वारीय आयतन के बाद में दूसरा आयतन आता है निःश्वसन आरक्षित आयतन, इंस्पायरेटिव रिजर्व वॉल्यूम। निःश्वसन आरक्षित आयतन, निःश्वसन आरक्षित आयतन यहां लिख देते हैं। दूसरा है निःश्वसन आरक्षित आयतन। इंस्पायरेटिव रिजर्व वॉल्यूम, यहां इसको अपन IRV शॉर्ट में कह सकते हैं। ठीक है, IRV के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब ये सामान्य संवातन की बात तो हो चुकी है। अब सामान्य से कुछ हटके, कुछ अलग सामान्य संवातन की इसके अंदर अपन बात नहीं करेंगे। इसमें अपन केवल बलपूर्वक अंत श्वसन की बात करेंगे। ठीक है, देखो सामान्य संवातन के बाद परिभाषा सुनिए, ध्यान से सुनिए। देखो, बलपूर्वक सामान्य संवातन के बाद की बात कर रहे हैं। सामान्य संवातन के पश्चात बलपूर्वक फेफड़ों के अंदर ली जा सकने वाली वायु का आयतन, यहां कह सकते हैं कि सामान्य संवातन के पश्चात फेफड़ों में बलपूर्वक ली जा सकने वाली अतिरिक्त वायु का आयतन क्या कहलाता है? IRV कहलाता है। तो परिभाषा के अंदर अपन लिखेंगे कि बलपूर्वक बहिर्श्वसन द्वारा बलपूर्वक अंत श्वसन
द्वारा फेफड़ों में प्रवेश करने वाली वायु का अतिरिक्त आयतन, अतिरिक्त का मतलब यहां पर यह है कि सामान्य रूप से संवातन में अपन टीवी तो लेते ही हैं, टीवी के अतिरिक्त कितना अपन फेफड़ों में ले सकते हैं वो अतिरिक्त है यहां पर। ओके, अतिरिक्त आयतन, आयतन क्या कहलाता है? IRV कहलाता है। ठीक है, तो अतिरिक्त आयतन है वो IRV कहलाता है। अब IRV का मान अपन देखें तो बलपूर्वक अंदर कितना भर सकते हैं अपन? IRV का मान देखें लगभग 2500 से 3000 मिलीलीटर अतिरिक्त अपन है वो श्वास के अंदर डाल के भर सकते हैं, अतिरिक्त भर सकते हैं, जोर से भर सकते हैं। ठीक है, ओके, 2500 से 3000 इस वैल्यू को है वो आप याद रखना। ठीक है, अब है उश्वसन आरक्षित आयतन, इसको मिटा देते हैं अपन। इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, आप नोट करते रहिए साथ साथ में। अब है ERV, तीसरा है उश्वसन आरक्षित आयतन, यानी कि एक्सप्रेशन रिजर्व वॉल्यूम, यहां अपन इसको ERV भी कह सकते हैं। ठीक है, ERV क्या होता है देखो, पहले सुनिए, इसका जस्ट उल्टा। अपन ने कहा कि सामान्य संवातन के अंदर 500 मिलीलीटर अपन काम ले सकते हैं, जिसको ज्वारीय आयतन या टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, सामान्य संवातन के बाद अंदर लेने के बाद बलपूर्वक आप बाहर कितना निकाल सकते हो? बलपूर्वक अतिरिक्त आयतन जो बलपूर्वक बाहर निकाला जा सकता है वो क्या कहलाता है? उश्वसन आरक्षित आयतन कहलाता है। ठीक है, सुनो, बलपूर्वक बहिर्श्वसन के दौरान फेफड़ों से बाहर निकाली जा सकने वाली वायु का अतिरिक्त आयतन क्या कहलाता है? ERV कहलाता है। तो परिभाषा में लिखेंगे कि बलपूर्वक बहिर्श्वसन के पश्चात बलपूर्वक बहिर्श्वसन के द्वारा फेफड़ों से बाहर निकाली जा सकने वाली वायु का अतिरिक्त आयतन, यहां पर अतिरिक्त भी ध्यान रखना, क्योंकि हमने सामान्य रूप से तो टाइडल वॉल्यूम में बोला है कि बाहर निकाली जा सकने वाली, अंदर ली जा सकने वाली वायु का आयतन वहां पर बोला है, लेकिन यहां पर बाहर निकालने के बाद बलपूर्वक आप कितनी बाहर निकाल सकते हो वो अतिरिक्त आयतन के बारे में बात की गई है। अतिरिक्त आयतन ERV कहलाता है। ठीक है, तो अतिरिक्त आयतन जो बाहर निकाला जा सकता है वो क्या कहलाता है? ERV कहलाता है। ERV का मान अपन देखें तो सामान्य रूप से ERV कितना बाहर निकाल सकते हैं अपन? 1000 से NCERT की वैल्यू है, NCERT के अंदर लिखी हुई है। ठीक है, 1000 से 1100 मिलीलीटर। ठीक है,
कितना निकाल सकते हैं? 1000 से 1100 मिलीलीटर आप है वो एक श्वास के अंदर निकाल सकते हो। ठीक है, अब है नेक्स्ट, इसको आप ड्रॉ कर दीजिए जल्दी से। इन वॉल्यूम्स को साथ साथ में याद रखिए, याद करते जाइए, समझते जाइए। अब है अवशेषी आयतन। अब है अवशेषी आयतन। अवशेषी आयतन इसको बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, या इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं आरवी। क्या बोलते हैं? आरवी बोलते हैं। ठीक है, अब आरवी क्या होता है उसके बारे में अपन बात करते हैं। हमने बलपूर्वक भी बोल दिया, अपन ने सामान्य भी बोल दिया है, लेकिन अब चौथे प्रकार का जो आयतन है वो किस प्रकार का है सुनिए। बलपूर्वक बहिर्श्वसन के बाद, बलपूर्वक बहिर्श्वसन के बाद फेफड़ों में क्या बचता है? सर कुछ नहीं बचता है। कुछ नहीं, क्या? आरवी बचता है। बलपूर्वक बहिर्श्वसन के पश्चात फेफड़ों में शेष वायु का आयतन क्या कहलाता है? आरवी कहलाता है, अवशेषी आयतन कहलाता है। अवशेषी शेष है आयतन फेफड़ों के अंदर, बलपूर्वक बहिर्श्वसन के पश्चात जो शेष है फेफड़ों के अंदर वो आयतन क्या है? अवशेषी आयतन है। ठीक है, अब सुनो, ये जो अवशेषी आयतन है ये फेफड़ों से बाहर नहीं निकाला जा सकता है। सर कभी नहीं निकाल सकते? कभी नहीं, सामान्य अवस्था के अंदर आप इसको कभी भी बाहर नहीं निकाल सकते हो। मृत्यु के समय ये बाहर निकाल सकते हैं। इसको बाहर निकालना है तो व्यक्ति को मरना पड़ेगा। इसके अलावा यदि फेफड़ों के अंदर आप पानी भर दो, क्या कर दो? फेफड़ों के अंदर पानी भर दो, पूरे फेफड़े पानी से भर दो, तब ये बाहर निकल सकता है, अन्यथा ये बाहर नहीं निकलेगा। ओके, तो परिभाषा के अंदर आप लिख सकते हैं कि बलपूर्वक बहिर्श्वसन के पश्चात फेफड़ों में शेष वायु का कुल आयतन क्या कहलाता है? वायु का कुल आयतन आरवी कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे शेष वायु का आयतन की बात कर रहे हैं, यानी कि बलपूर्वक बहिर्श्वसन के पश्चात जो वायु का आयतन जो फेफड़ों के अंदर शेष रहता है वो ही क्या कहलाता है? आरवी कहलाता है। अपन आरवी के मान की बात करें तो आरवी इक्वल टू 1000 से 1200 मिलीलीटर। कितना होता है? 1000 से 1200 मिलीलीटर होता है। ठीक है, हाँ कई कई बुकों में 1100 से 1200 भी लिखा हुआ था। एनसीईआरटी की बात करें तो 1100 से 1200 लिखा हुआ है। ठीक है, 1100 से 1200 मिलीलीटर ये अवशेषी आयतन होता है। ये प्रमुख 4 आयतन जो फेफड़ों से संबंधित है, इन 4 आयतनों को आप है वो ढंग से याद कर लोगे। ठीक है, अब मैं इसको मिटा रहा हूं। अब इन फेफड़ों के आयतनों को मिला करके, फेफड़ों के आयतनों को जोड़ करके अपन फुफ्फुसी क्षमताएं निकालने का एक प्रयास करेंगे। कुछ फुफ्फुसी क्षमताओं के बारे में अपन पढ़ते हैं। ठीक है, ओके। क्विक रिवाइज कर लेते हैं। आपने क्या क्या पढ़ा है यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। आपने सबसे पहले आरवी टीवी पढ़ा है। सबसे पहले क्या पढ़ा है? टीवी पढ़ा है। टीवी कितना होता है? टीवी कितना होता है? 500 मिलीलीटर होता है। ठीक है, इसके बाद आपने आईआरवी पढ़ा है। आईआरवी कितना होता है? 2500 से 3000 मिलीलीटर। इसके बाद में आपने ईआरवी पढ़ा है। ईआरवी कितना होता है?
1000 से 1100 मिलीलीटर। इसके बाद आपने क्या पढ़ा है, आरवी पढ़ा है। आरवी कितना होता है, 1100 से 1200 मिलीलीटर। इन 4 वॉल्यूम को अपने दिमाग के अंदर आप रखोगे और इन 4 वॉल्यूम को दिमाग के अंदर रख करके अपन फुफ्फुस से संबंधित कुछ क्षमताओं के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इन चारों को हेडिंग बना सकते हो, फुफ्फुस क्षमता है। फुफ्फुसीय क्षमताएं। सबसे पहले जो फुफ्फुसीय क्षमता जो काम आती है वो है निःश्वसन क्षमता, आईसी, इंस्पायरेटिव कैपेसिटी। इंस्पायरेटिव कैपेसिटी क्या होती है, देखो बहिर्श्वसनीय क्षमता सबसे पहले कौन सी है, बहिर्श्वसनीय क्षमता। अंत श्वसनीय क्षमता ऐसे लिखो ना, सबसे पहले अंत श्वसनीय क्षमता, अंत श्वसनीय क्षमता, इसको बोलते हैं इंस्पायरेटिव कैपेसिटी, या इसको कहा जाता है आईसी। क्या कहते हैं, आईसी कहा जाता है। सुनो, अंदर ली जा सकने वाली क्षमता आईसी। देखो अब सुनो, ध्यान से सुनना। सामान्य बहिर्श्वसन के पश्चात, सामान्य बहिर्श्वसन के पश्चात वायु का वह कुल आयतन जो फेफड़ों के अंदर लिया जा सकता है वो फेफड़ों की क्या कहलाती है, आईसी कहलाती है। सुनो वापस, मैंने ये कहा है कि सामान्य बहिर्श्वसन के पश्चात वायु का वह कुल आयतन जो फेफड़ों के अंदर भरा जा सकता है या प्रवेश करवाया जा सकता है वो क्या कहलाता है, आईसी कहलाता है। अब देखो, सामान्य मैंने बहिर्श्वसन कर दिया, अब अंदर लूंगा। ये तो मैंने कौन सी ली है, टीवी ली है। अब बलपूर्वक अंदर लेना है। अब मैंने कौन सी ली, आईआरवी ली है। अब ये जो मैंने फेफड़ों के अंदर भरी है वो क्या कहलाएगी, मेरी अंत श्वसनीय क्षमता। यानी कि अंदर कितना ले सकते हो, अंदर कितना भर सकते हो, उस क्षमता को अंत श्वसनीय क्षमता कहा जाता है सामान्य बहिर्श्वसन के पश्चात। तो परिभाषा में लिखोगे सामान्य बहिर्श्वसन के पश्चात, बहिर्श्वसन के पश्चात फेफड़ों में लिया जा सकने वाला, फेफड़ों में लिया जा सकने वाला वायु का कुल आयतन क्या कहलाती है, आईसी कहलाती है। ठीक है, अब यहां पर अपन निकालेंगे आईसी का मान। आईसी का मान निकालने के लिए मैंने कहा सामान्य समातन के अंदर ये काम ले सकते हैं, टीवी प्लस लिया जा कुल कितना ले सकते हैं, बलपूर्वक भी ले सकते हैं। बलपूर्वक कितना, आईआरवी। तो टीवी का मान होता है 500 और आईआरवी का मान होता है 2500 से 3000। इसको जोड़ दोगे, जोड़ोगे तो आपको लगभग मिलेगा 3000 से 3500 मिलीलीटर। कितना, 3000 से 3500 मिलीलीटर। आईसी का मान कितना है, 3000 से 3500 मिलीलीटर। ठीक है, तो सामान्य बहिर्श्वसन के पश्चात फेफड़ों के अंदर लिया जा सकने वाला वायु का आयतन। ठीक है, ये क्या कहलाता है, निःश्वसन क्षमता, आईसी कहलाती है। आप इसको जल्दी से निकाल दो, पढ़ लो इसको, उतार लो इसको। ठीक है, दूसरी है
उश्वसित क्षमता या उश्वसनीय क्षमता ईसी ईसी। दूसरी है बहिर्श्वसनीय क्षमता। इसको अपन लिख सकते हैं एक्सपायरेटिव कैपेसिटी, या अपन इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं ईसी। क्या लिख सकते हैं? ईसी। अब ईसी क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। इसका उल्टा हमने इसमें कहा बहिर्श्वसन के पश्चात फेफड़ों के अंदर लिया जा सकने वाला वायु का आयतन। अब देखो सामान्य अंतःश्वसन के पश्चात, इसकी परिभाषा सुनो, सामान्य अंतःश्वसन के पश्चात फेफड़ों से बाहर निकाली जा सकने वाली वायु का कुल आयतन क्या कहलाता है? बहिर्श्वसनीय क्षमता कहलाती है। बहिर्श्वसनीय क्षमता इसी कहलाती है। ठीक है, वापस सुनो। सामान्य संवातन मैंने ले लिया। अब उसके बाद मैं कितना निकाल सकता हूं? एक तो ये टीवी निकाल दिया। अब मैं बलपूर्वक निकाल सकता हूं। ये मैंने क्या निकाला? ERV निकाला है। क्या निकाला? ERV निकाला है। देखो सुनो, परिभाषा के अंदर अपन लिखेंगे कि सामान्य अंतःश्वसन के पश्चात वायु का वह कुल आयतन जो फेफड़ों से बाहर निकाला जा सकता है, फेफड़ों से बाहर निकाला जा सकता है, क्या कहलाता है? ईसी कहलाता है। क्या कहलाता है? ईसी कहलाता है। अब इसी का अपन मान देखें तो मैंने कहा कि टीवी बाहर निकाल लेते हैं, उसके बाद बलपूर्वक ERV बाहर निकालते हैं। तो टीवी प्लस ERV, टीवी का मान कितना? 500 मिलीलीटर प्लस ERV का मान कितना? ERV का मान आपको ही मान याद रखने पड़ेंगे, 1000 से 1100 मिलीलीटर। इसको आप जोड़ोगे तो आपको कितना मिलेगा? लगभग 1500 से 1600 मिलीलीटर। तो इसी इक्वल टू कितना होता है? 1500 से 1600 मिलीलीटर होता है। ठीक है, ये मान भी आप याद कर लोगे। ठीक है, तो IC और EC के बारे में आपको पता चल चुका होगा। अब अपन आगे पढ़ते हैं क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता FRC के बारे में। FRC के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ये उतार दिया आपने, मैं इसको मिटा रहा हूं, मैं इसको मिटा रहा हूं। फुफ्फुसी क्षमता चल रही है। ठीक है, देखो FRC क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, यहाँ इसको अपन क्या कहते हैं? FRC कहते हैं। क्या कहते हैं? FRC। सुनो इधर ध्यान दो सब लोग,
सामान्य रूप से एफआरसी क्या होती है? सामान्य बहिर्श्वसन के पश्चात, सामान्य बोल रहा हूं, सामान्य बहिर्श्वसन के पश्चात शेष फेफड़ों में कुल वायु का आयतन क्या कहलाती है? एफआरसी कहलाती है। वापस सुनिए, वापस सुनिए, वापस घनश्याम 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 वापस सुनिए। तुम्हारा ध्यान किधर है? तुम्हारा मास्टर तो इधर है, आप ध्यान नहीं देते हो, ध्यान नहीं देते हो और फिर बात करते हो कि सर समझ में नहीं आया, सर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, सर ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है। तो नहीं होंगे, सीधी सी बात है। आपने क्लास के अंदर आपने ध्यान दिया तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। आप ध्यान नहीं देते हो इसका मतलब आप पढ़ नहीं रहे हो, ठीक है, सीधी सी बात है। मैंने ये कहा है कि एफआरसी का मतलब है सामान्य बहिर्श्वसन के पश्चात वायु का वह कुल आयतन जो फेफड़ों के अंदर शेष रहता है। यहाँ फेफड़ों के अंदर शेष है। यहाँ पर सर आपने आरवी के बारे में क्या पढ़ाया था? मैंने कहा था कि बलपूर्वक बहिर्श्वसन के पश्चात फेफड़ों के अंदर शेष वायु का आयतन आरवी कहलाता है। लेकिन फेफड़ों की क्षमता में मैं ये बोल रहा हूँ कि सामान्य बहिर्श्वसन के पश्चात वायु का आयतन जो फेफड़ों के अंदर शेष है वो क्या, कौन सी क्षमता है? क्रियाशील अवशेष क्षमता है। हकीकत में यही क्रियाशील होती है, फेफड़ों के अंदर यही काम करती है। तो आप लिख सकते हो कि सामान्य बहिर्श्वसन के पश्चात, सामान्य बहिर्श्वसन के पश्चात फेफड़ों में शेष वायु का कुल आयतन, वायु का कुल आयतन क्या कहलाती है? एफआरसी कहलाती है, ठीक है। सामान्य बहिर्श्वसन के पश्चात फेफड़ों में शेष वायु का कुल आयतन एफआरसी कहलाती है। अब सामान्य बहिर्श्वसन किया है तो आपने टीवी निकाल दिया, क्या कर दिया? टीवी निकाल दिया। पीछे क्या रहा? पीछे रहा ईआरवी, यानी कि बलपूर्वक निकाला जा सकने वाला, और रेजिडुअल वॉल्यूम आरवी रहा। क्या रहा? आरवी रहा। ये दोनों ही पीछे शेष रहती है, ये बाहर नहीं निकाली जा सकती है। आरवी तो कभी भी नहीं निकाली जा सकती है, लेकिन सामान्य संवातन के अंदर ईआरवी नहीं निकाल पाते हैं। तो आपको इसकी वैल्यू लिखनी एफआरसी इक्वल टू ईआरवी प्लस आरवी। ईआरवी का मान कितना होता है? 1000 से 1100 प्लस आरवी का मान कितना है? 1100 से 1200, ठीक है। तो सामान्य रूप से इसका आयतन आ जाएगा 1200 से आपको 1200 नहीं, 2200 से आपको मिलेगा लगभग 2300 के आसपास। तो एफआरसी इक्वल टू कितना आया? 2200 से 2300। आपने यदि समझ के पढ़ा है, समझ के लिखा है, तो है वो नॉर्मली चीज़ें आप है वो कर सकते हो, किसी भी क्वेश्चंस के अंदर आप है वो नहीं अटक सकते, ठीक है। अब अंत में अपन चौथी जो क्षमता पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जैविक क्षमता। कौन सी? जैविक क्षमता। जैविक क्षमता के बारे में बात करेंगे। 2100 है ना? हाँ, ओके ओके ओके, भावुक नहीं होना, बिल्कुल ही भावुक नहीं होंगे। 2100 2300। अब है अंतिम में अपन पढ़ेंगे जैविक क्षमता, वाइटल कैपेसिटी। जैविक क्षमता वाइटल कैपेसिटी, इसको वीसी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? वीसी। देखो ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आता है, बहुत सारे बच्चों को इस जैविक क्षमता से संबंधित बहुत सारे ऑब्जेक्शन रहते हैं, इसलिए आपको पहले ही बता देता हूँ
कि इसको ध्यानपूर्वक आप है वो समझने की कोशिश करना। ध्यानपूर्वक समझोगे तो आपको ये चीज़ है वो समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो ध्यान देना, ये जैविक क्षमता होती क्या है। देखो, बलपूर्वक बहिर्श्वसन के पश्चात, अपन बात कर रहे हैं बलपूर्वक बहिर्श्वसन के पश्चात वायु का वह आयतन जो अंतःश्वसित किया जा सकता है, टोटल बलपूर्वक किया जा सकता है अंदर, बिल्कुल किया जा सकता है। मैंने ये कहा है कि बलपूर्वक बहिर्श्वसन के पश्चात वायु का वह कुल आयतन जो अंतःश्वसित किया जा सकता है, कितना भी करो आप, खींच के कर लो, जितना भी खींच के आप कर लो, करना है इतना। फिर उसके बाद जो फेफड़ों के अंदर जो क्षमता बचती है, फेफड़ों के अंदर जो वायु बचती है, वो टोटल वायु का आयतन कौन सी क्षमता कहलाती है, जैविक क्षमता कहलाती है। अब सुनो, परिभाषा के अंदर लिख सकते हैं अपन कि बलपूर्वक बहिर्श्वसन के पश्चात अंतःश्वसित की जा सकने वाली वायु का कुल आयतन क्या कहलाता है, वीसी कहलाता है। अब देखो, मैंने बलपूर्वक बहिर्श्वसन कर दिया, देखो सामान्य बहिर्श्वसन, अब पीछे कुछ नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, सामान्य संवातन करूंगा और संवातन के बाद फेफड़ों में कुल जो, ऐसे लिख सकते हो ना, बहिर्श्वसन के पश्चात अंतःश्वसित की जा सकने वाली वायु का आयतन। अब सामान्य संवातन की बात नहीं है, यहां पर बलपूर्वक भरूंगा तो मेरे अंदर IRV आ जाएगी, यानी कि VC = TV + IRV प्लस। अब सुनो, अब मैं जो एक पॉइंट यहां पर लिखना जा रहा हूं, बहुत सारे बच्चों को हजम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो, VC = TV तो सामान्य संवातन के अंदर, और बलपूर्वक यानी कि ली जा सकने वाली टोटल वायु का आयतन है, तो बलपूर्वक कितने ले सकते हैं, IRV ले सकते हैं। अब IRV ले रहे हैं तो IRV के साथ साथ अपन बलपूर्वक बाहर निकाली जा सकने वाली वायु का आयतन भी शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है। अब IRV ली है तब ERV कर सकते हो ना। अब IRV आपने प्रवेश नहीं करवाई है तो ERV आप कैसे प्रवेश करवा सकते हो। जैसे ही आप IRV अंदर लेते हो तो ERV कवर हो जाती है, रिकवर हो जाती है। इसलिए VC को अपन TV + IRV + ERV लिखते हैं। कई बच्चे क्या करें, सर बलपूर्वक में तो केवल और केवल IRV आती है, ERV तो बलपूर्वक बहिर्श्वसन की बात हो रही है, अंतःश्वसन की तो सामान्य में IRV बोलते हैं, तो लेकिन ERV के कैसे आई अंदर। तो मैं ये कह रहा हूं कि IRV आप अंदर लेते हो तब ERV रिकवर हो जाती है अंदर, और रिकवर होने के कारण में इसको इसके साथ में अपन कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो अपन मान लिखेंगे, तो मान के अंदर TV का मान कितना होता है, 500 मिलीलीटर, प्लस IRV का मान कितना होता है, 2500 से 3000। ERV का मान कितना होता है, 1000 से 1100। आप देख सकते हो 1000 से 1100, इन सबको जोड़ देंगे तो कितना आएगा, लगभग आपके आ जाएगा 3500 और 5 4000 से 3500 4000 4500 4600 कितना आएगा, VC = 4000 से 4600 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। इसको आप है वो याद रखोगे। तो इस जैविक क्षमता के बारे में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन फेफड़ों की कुल क्षमता के बारे में, ठीक है। फेफड़ों की कुल क्षमता, ये ऊपर से मिटा रहा हूं मैं, ठीक है।
टोटल लंग्स कैपेसिटी, टोटल लंग्स कैपेसिटी फेफड़ों की कुल क्षमता, टोटल लंग्स कैपेसिटी, इसको अपन बोल सकते हैं TLC। क्या बोल सकते हैं? TLC। देखो टोटल लंग्स कैपेसिटी क्या होती है? सामान्य बलपूर्वक बहिर्श्वसन के पश्चात, यहां अपन कह सकते हैं कि सामान्य बलपूर्वक अंत श्वसन के पश्चात, बलपूर्वक अंत श्वसन के पश्चात फेफड़ों में शेष या फेफड़ों में भरी गई कुल वायु का आयतन क्या कहलाता है? TLC कहलाता है। ठीक है, बलपूर्वक अंत श्वसन की समाप्ति पर फेफड़ों में उपस्थित वायु का कुल आयतन, वायु का कुल आयतन क्या कहलाता है? TLC कहलाता है। ठीक है, TLC का मान निकालेंगे अपन तो टोटल लंग्स कैपेसिटी इक्वल टू सारे के सारे आयतन आ गए TV प्लस IRV प्लस ERV प्लस RV, ये टोटल लंग्स कैपेसिटी है। ठीक है, अपन ने यहाँ पर TV प्लस IRV प्लस ERV, TV प्लस IRV प्लस ERV को अपन ने क्या लिखा है? VC लिखा है। क्या लिखा है? VC लिखा है। तो अपन इसको VC लिख सकते हैं, VC प्लस RV। तो टोटल कितना आया? VC कितना है यहां पर देख लो आप, VC का मान 4000 है और 4000 से 4600। ठीक है, और RV का मान कितना है यहां पर? 1100 से 1200। हाँ, 1100 से 1200। ठीक है, 1100 से 1200। अब देखो टोटल आप निकालोगे तो कितना निकलेगा आपका VC और TLC? 4000 ये आपका हुआ 5100 से लगा करके ये होगा आपका 5700 मिलीलीटर। कितना हुआ? 5100 से 5700 मिलीलीटर। तो इन चीज़ों को आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना होगा, ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना होगा, लिखना होगा, ध्यानपूर्वक आपको है वो करना होगा। तो किसी भी स्वस्थ मनुष्य की टोटल लंग्स कैपेसिटी, कुल फुफ्फुसीय क्षमता कितनी होती है? फेफड़ों की कुल फुफ्फुसीय क्षमता कितनी होती है? 5100 से 5700। कई जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा कि 6000 मिलीलीटर कुल फुफ्फुसीय क्षमता होती है। तो लगभग 5700 से 6000 के आसपास किसी व्यक्ति की, स्वस्थ व्यक्ति की हो सकती है। ठीक है, आप इसको ध्यान से देख लेना। ठीक है, ये है टोटल फुफ्फुसीय क्षमताओं के बारे में बात की। अपन यहाँ पर थोड़ा खेल लेते हैं, थोड़ा थोड़ा। अपन ने कहा कि TV प्लस ERV, TV प्लस IRV ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? IC बनाते हैं। क्या बनाते हैं? IC। I और I, I और I, I और I। ठीक है, TV प्लस ERV ये दोनों मिलकर के बनाते हैं EC। क्या बनाते हैं? EC। E और E, E और E, E और E, ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद अपन ने पढ़ा कि TV IRV ERV, यहाँ पर देखो आप, TV IRV ERV ये मिलकर के VC बनाते हैं। क्या बनाते हैं? VC बनाते हैं, VC, ध्यान देना। ठीक है, इसके बाद में ये VC और ये RV अपन ऐसे लिख सकते हैं, VC और RV ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? TLC बनाते हैं। क्या बनाते हैं? TLC बनाते
हैं। ठीक है, इसके अलावा अपन ने और क्या पढ़ा था, टीएलसी के बारे में पढ़ा, टोटल लंग्स कैपेसिटी के बारे में, एफआरसी के बारे में अपने पढ़ा। एफआरसी क्या होती है, एफआरसी ईआरवी और आरवी मिलकर के एफआरसी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एफआरसी बनाते हैं। तो इस प्रकार से आप है वो शॉर्ट में भी आप पढ़ सकते हो, ध्यान रख सकते हो। ठीक है, ओके, इन चीज़ों को बहुत ही सीरियसली लेना और पढ़ना, इसको पढ़ने की कोशिश करना, इसको याद करने की कोशिश करना, और जो चीज़ें क्वेश्चंस वगैरह है उसको सॉल्व करते रहना। ए स्टडी पॉइंट में बने रहने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने अभी तक इस अपने चैनल को, आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो आप जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने मित्रों तक पहुँचाइए, इसको अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना जितना हो सके उतना लोगों को बताने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आज का ये जो चैप्टर अपन पढ़ रहे हैं, ये जो आप पोर्शन पढ़ रहे हो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन है, इसलिए आपको इनको बहुत ही ध्यान से पढ़ना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। देखते रहिए ए स्टडी पॉइंट, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।